तो लगभग सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, प्रोपोर्शंस के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। लास्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो प्रोपोर्शंस का तो आपने सारा पढ़ लिया, प्रोपोर्शन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम देखेंगे रेशियो के क्वेश्चंस। तो रेशियो की जो टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आज की क्लास में हमने डिस्कस करने हैं। तो इसमें जो टाइप्स होती है वो देख लो। रेशियो की जो टाइप्स होती है, सबसे पहली टाइप आती है इसमें हेन एंड काउ मेथड। हेन एंड काउ मेथड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है लगभग हर बार, क्योंकि हेन एंड काउ के क्वेश्चन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी मिल जाएंगे। जो मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक होता है उसमें भी आपको हेन एंड काउस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअली मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टाइप होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए का, एक ट्रिक होता है, ठीक है, टॉपिक नहीं होता ये। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये रेशियो से हम काफी इजीली निकाल लेंगे इंस्टेड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन में भी मैं आपको बताऊंगा ये चीजें, लेकिन रेशियो से कैसे किया जाता है हेन एंड काउ को, वो भी आज हमने सीखना है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसी के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर आपके पीसीएस के पेपर में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स सेम। और थर्ड आएगा हमारे पास सिंगल वैल्यू वेरिएबल। थर्ड आएगा सिंगल वैल्यू वेरिएबल, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास बेसिक टाइप्स बनेंगी। ये तीन ही टाइप्स होती है, बाकी सारा रेशियो बेसिक ही होता है, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से करने हैं। अब ये नहीं है कि इसका एक एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि हेन एंड काउ पे आपको 4-5 तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिफरेंस ऑफ नंबर सेम वाली जो टाइप है इसमें आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिंगल वैल्यू वेरिएबल में आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो टोटल आपको इसमें भी 15 to 16 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है, जो तरीके हमने सीखने हैं वो तीन ही होने वाले हैं, ठीक है। मेथड हमारे तीन ही होंगे, लेकिन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो 15 to 16 होंगे टोटल, ठीक है। तो चलिए हेन एंड काउ से शुरू कर रहे हैं अब हम। हेन एंड काउ में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि आपको क्या बोल देता है कि एक फार्म है जिसमें कुछ हेन है और कुछ काउज है। अब जरूरी नहीं है कोई क्वेश्चन में हमेशा हेन और काउ ही होगा। हेन की जगह पे कोई भी ऐसा कोई जानवर लिख देगा वो जिसकी 2 लेग्स होंगी, ठीक है। अब 2 लेग्स वाला कोई भी जानवर हेन की जगह पे लिख सकता है वो, ठीक है। ऐसे काउ की भी बात करें तो काउ की जगह पे भी कोई भी जानवर लिख सकता है वो जिसकी 4 लेग्स होंगी, मतलब डॉग लिख देगा, हॉर्स लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक फार्म है उसमें कुछ हेन्स है और कुछ काउज है। उसके बाद वो क्या कहेगा आपको कि अगर मैं इनके नंबर ऑफ हेड्स काउंट करूं, अगर मैं इनके नंबर ऑफ हेड काउंट करता हूं तो वो आते हैं मान लो कुछ 70। अगर मैं सभी जानवरों के हेड काउंट करता हूं, मतलब उसने क्या किया, कोई बिना पार्शियलिटी के हेन और काउ दोनों के हेड काउंट कर लिए, ठीक है। तो और वो कितने आए, टोटल हेड हमारे पास 70, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि अगर मैं इनकी लेग्स काउंट करता हूं तो लेग्स आ जाती हैं 200। अगर मैं इन दोनों जानवरों की, जो टोटल जानवर है हमारे पास, उनकी अगर मैं लेग्स काउंट करता हूं तो लेग्स कितनी आ जाती हैं जी, 200 आ जाती हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा इस क्वेश्चन में, फाइंड नंबर ऑफ काउस, फाइंड नंबर ऑफ काउस, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ काउस, कि काउ बताओ कितने रही होंगी, ठीक है। अब इसको करने के देखो काफी तरीके होते हैं। एक तरीका तो इसका इक्वेशन वाला होता है, पहले इक्वेशन वाला सीख लेते हैं, बाद में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। और याद रखना जो इसका शॉर्टकट होगा वो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पे लगेगा, लेकिन इक्वेशन हर क्वेश्चन की अलग बनती है। तो इक्वेशन देखो पहले क्या होगी, सबसे पहले देखो
अगर हम बात करें हेड की, अगर हम हेड की बात करते हैं तो चाहे हैन हो चाहे काउ हो, पर एनिमल कितने हेड होते हैं जी? 1। एक हेड यहां होगा, एक हेड यहां होगा, हैन का भी एक हेड होगा और काउ का भी एक हेड होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लेग्स की बात करता हूं तो लेग में क्या आएगा हमारे पास डिफरेंस कि एक हैन की क्या होंगी? 2 लेग्स होंगी और एक काउ की 4 लेग्स होंगी। यही है ना हमारे पास, समझ रहे हो ना बात को? यानी कि अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं हैन की, ठीक है, यहां पे देखना, अगर मैं हैन की बात करता हूं तो हैन की होती है 2 लेग्स प्लस 1 हेड, ठीक है, अगर मैं एक हैन की बात करता हूं तो। सिमिलरली अगर हम काउ की बात करते हैं तो 4 लेग्स पर 1 हेड, यही है। अब देखो जी, अगर उसने 70 हेड काउंट करे हैं, अगर उसने 70 हेड काउंट करे हैं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने रहे होंगे? 70 रहे होंगे। हाँ जी, कह सकते हैं ना हम कि जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे वो कितने रहे होंगे? 70। यानी कि हैन प्लस काउ, मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को कि हैन प्लस काउ कितने होंगे? टोटल 70। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैन प्लस काउ कितने हैं? 70, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं यहाँ पे? 70 है, ठीक है। तो जितने हेड होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास? एनिमल्स होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? अगर हम बात करें लेग्स की तो अगर हम बात करें हैन की तो कितनी लेग्स होती है? 2 लेग्स होती है। हैन की कितनी लेग्स होती है? 2 होती है, तो मैंने 2 इंटू एच कर दिया, ठीक है। मतलब जितने टोटल हैन होंगे उनका डबल क्या होंगे? उनकी लेग्स होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर काउ की बात करें तो काउ की लेग्स कितनी होती है? 4। मतलब जितनी काउज होंगी उसका 4 गुना क्या होंगी? उसकी लेग्स होंगी, ठीक है। और ये टोटल किसके बराबर है? 200 के। क्लियर हो गया? मतलब हैन प्लस काउ कितने? टोटल 70 है। और अगर लेग्स का काउंट देखा जाए तो कितना आएगा? 2h प्लस 4c। मतलब जितने हैन होंगे उनका डबल क्या होगा? उनकी लेग्स होंगी। और जितनी काउज होंगी उनका डबल क्या होगा? सॉरी, उनका 4 गुना क्या होगा? उनकी लेग्स होंगी। और उन सबका टोटल कितना गिवन आपको? नंबर ऑफ लेग्स 200। उसके बाद आपने करना क्या है? सिंपली जो हैन है उनको बराबर करके कैंसिल करना है। ये बनती है एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बनी है और ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा किस तरीके से करते हैं कि अगर ऊपर वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2h प्लस 2c इज इक्वल टू 140। पूरा मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। और यहाँ पे क्या बनेगा? 2h प्लस 4c इज इक्वल टू 200, ठीक है। फर्दर अगर मैं इनको कैंसिल करता हूं तो कितना आएगा? देखो, अगर मैं इनको माइनस कर दूं, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं तो है कैंसिल। और यहाँ पे बचेगा -2c इज इक्वल टू -60। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। मतलब काउस कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 30 आ जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से इक्वेशन बना के हम क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला, कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो कि नंबर ऑफ हेड 70 है, नंबर ऑफ लेग्स 200 है और आपसे पूछे कि बताओ काउ कितनी है, तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा हो जाता है लेंथी, मुझे ऐसा तरीका चाहिए जो जिससे हम इजीली कर सके, ठीक है। है ना बेटा? 40 आएंगे, 49 प्लस 30 करोगे तो 79 हो जाएंगे। टोटल हैंड प्लस का हो कितने हैं? 70। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका शॉर्टकट किस तरीके से हो सकता है, कि मतलब और किस तरीके से हम इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। कोशिश करना कि ऐसी इक्वेशंस का यूज आप कम से कम करो, ठीक है। इक्वेशंस का यूज आप कम से कम करो। रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, मैं उससे करवाऊंगा ही नहीं आपको, ठीक है नितिन। उससे मैं करवाऊंगा नहीं, सीधा शॉर्टकट पे आओ। शॉर्टकट भी नहीं है वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है, ध्यान से समझना उसको भी। मैं साइड पे लिख रहा हूं इसको कि जो हेड थे वो थे हमारे पास 70 और जो लेग्स हैं वो कितनी है हमारे पास जी? 200। हेड है 70 और लेग्स कितनी है जी? 200। और आपसे क्या पूछा गया था कि बताओ काउस कितनी है, ठीक है। अब कंसेप्ट समझना सिंपली, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? काउ कितनी है। तो देखो मान लो ये कोई हमारे पास फार्म है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक फार्म है कोई, ठीक है। अब हमने पता क्या करना है कि जो चीज आपसे पूछी गई हो हमने अज्यूम करके चलना है उसका हमेशा उल्टा, ठीक है। जैसे पहले क्लासेस में आप क्या करते थे? एक्स वाई जेड अज्यूम करते थे कि नहीं? उसके ऊपर काफी मेम भी बने हुए थे कि अज्यूम एक्स, अज्यूम वाई, अज्यूम जेड,
ठीक है। तो अब की बार हमने एक्स वाई जेड एज्यूम नहीं करना बिल्कुल भी, हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि जो चीज आपसे पूछी गई है उसका उल्टा अज्यूम कर लेना हमने। जैसे मान लो आपसे पूछा गया है कि बताओ काउस कितनी है, ठीक है, तो आप क्या मान के चलोगे कि सारे के सारे क्या है हमारे पास, हेन है, ठीक है। चैट पे किसी का भी कमेंट नहीं आना चाहिए अभी, ठीक है। वीडियो इज गेटिंग स्टक, वीडियो क्या रुक रही है मुझे एक बार बता देना, एक बार कमेंट करके बताओ क्या वीडियो रुक रही है। तो आप ऐसा करो बेटा, जो आप कह रहे हो ना वीडियो स्टक हो रही है, मे बी आपका इंटरनेट का इशू होगा। अब क्वालिटी को कर सकते हो, थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो, आपका रुकेगी नहीं, ठीक है फिर। ठीक है, तो चलिए देखो हमने क्या करना है, अगर आपसे पूछा गया है कि बताओ काउज कितनी है, तो आप क्या मान के चलोगे कि सारे के सारे क्या है जी, हेन है, ठीक है। तो अगर मैं सारे के सारे हेन मान लू, 70 के 70 हेड जो है वो हेन के अगर मान लेता हूं, तो इस तरीके से लिख रहा हूं मैं हेन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2 से, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे क्या है, हेन है, मैंने अज्यूम करे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं 70 के 70 हेन मान लूं, तो लेग्स कितनी बनेगी मेरे अकॉर्डिंग, 140। लेग्स कितनी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू मी, 140, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेग्स कितनी है, 200 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेग्स कितनी है, 200 है, समझ रहे हो ना बात को। तो कितनी लेग्स का डिफरेंस आया है, 60 का। अब इसको -60 मत लिखना, क्योंकि लेग्स जो है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। अब 200 माइनस 140 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो 140 माइनस 200, इसका मतलब ये है कि 140 जो मैंने लेग्स निकाली है और जो क्वेश्चन में गिवन है उनमें डिफरेंस कितने का आया है, 60 का, ठीक है। अब ये 60 का डिफरेंस क्यों बन रहा है हमारे पास, ध्यान से सुनते रहना। देखो बच्चे, कमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। जो 60 हमारे पास डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि सारे के सारे हेन नहीं थे, कुछ हमारे पास काउ भी थी, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे हेन है ये गलत चीज है, इसमें कुछ काउज भी है। अब काउज कैसे आएंगे, देखो अगर मैं मान लो एक हेन को कम कर दूं और इसकी जगह पे एक काउ बिठा दूं, अब देखो एक हेन यहाँ पे, देखो हेन था ना एक हमारे पास, अगर मैं इस हेन को बाहर निकाल देता हूं और इसकी जगह पे एक काउ को इंट्रोड्यूस करता हूं, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ हेड तो रहेंगे सेम, ठीक है, लेकिन लेग्स कितनी इंक्रीज हो जाएंगी, 2, ठीक है। क्योंकि देखो जो हेन माने थे उनके अकॉर्डिंग लेग्स कितनी थी, 140, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा था, 200, तो मेरे पास 60 लेग्स क्या थी, कम थी, तो मुझे उन 60 लेग्स को पूरा करना है। तो मैंने क्या किया, एक हेन की जगह पे एक काउ को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, 2 लेग्स इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरे हेन को निकाल के दूसरी काउ अगर इंट्रोड्यूस कर दूं, तो 4 लेग्स कम हो जाएंगी, ठीक है। 2 काउ के आने से 4 लेग्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मुझे टोटल 60 लेग्स इंक्रीज करनी है, तो कितनी काउ को अंदर लेके आना पड़ेगा, 30 काउस को, यही आएगा ना भाई। देखो अगर 2 हेन बाहर जाने से, 2 काउ के अंदर जाने से 4 लेग्स बढ़ेंगी, तो 60 लेग्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 काउस को अंदर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है इसका मेनली कंसेप्ट। आपने किस तरीके से करना है, आप सिंपल देखो तरीका करने का, कि जब भी आपको हेन एंड काउ का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको हेन एंड काउ का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। फिर से देख लो एक बार कि आपने क्या करना है आपकी बार, कि भाई देखो जो स्टेप है वो देखो आप, सिंपल कि सबसे पहला काम क्या होगा, कि अगर आपसे काउ पूछा हुआ है तो आप क्या मान के चलोगे कि सारे के सारे हेड किसके हैं जी, हेन के हैं। तो अगर सारे के सारे हेड हेन के हैं तो कितने हमारे पास आ जाएंगे लेग्स, 140 आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कितनी लेग्स गिवन है, 200, तो मैं देखूंगा कि जो मैंने लेग्स निकाली है और जो क्वेश्चन में मेंशन है उनमें कितने का डिफरेंस है, तो वो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 60 का, ठीक है। और आपने क्या करना है, सिर्फ डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ लेग्स पर एनिमल। डिवाइड किससे करोगे, डिफरेंस ऑफ लेग्स पर एनिमल, की एक एनिमल में लेग्स का कितने का डिफरेंस है। तो एक काऊ में और एक हेन में कितनी लेग्स का डिफरेंस होता है, 2 लेग्स का। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो 30 आएगा वो किसका आंसर आएगा, काऊ का। अगर आप हेन मान के चलोगे तो आंसर किसका आएगा, आपका काऊ का। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। ऐसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो कि बताओ हेन कितने हैं, ये बताओ नंबर ऑफ हेन कितने हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है हेन कितने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। अगर आपसे पूछा गया है कि बताओ हेन कितने हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि सारे के सारे एनिमल क्या है आपकी बार, काउज है, ठीक है। जो आपसे पूछा गया होगा हमेशा उसका रिवर्स लेके चलना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपसे हेन पूछा गया है तो आप क्या मान के चलोगे कि सारे के सारे एनिमल क्या है, काउ हैं। तो अगर 70 के 70 एनिमल्स काउ होंगे,
तो कितनी लेग्स बनेगी मेरे अकॉर्डिंग 280, क्योंकि एक जो कर्व होगी उसमें कितने लेग्स होते हैं 4, ठीक है। तो 70 में कितने हो जाएंगे 70 इंटू 4 280, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है लेग्स कितनी है 200 है, तो माइनस क्या कर देंगे 200 कर देंगे, तो क्या आएगा डिफरेंस 80 का आएगा, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे डिफरेंस ऑफ लेग्स पर एनिमल, ठीक है। डिवाइड किससे करोगे आप डिफरेंस ऑफ लेग्स पर एनिमल, जो कि कितना रहेगा हमेशा ही 2 रहेगा, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 40 क्या आ जाएंगे हमारे पास हेन। अगर आप काउ लेके चलोगे तो आंसर हेन में आएगा, हेन लेके चलोगे तो आंसर काउ में आएगा, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना सबको ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप कि हेड है हमारे पास 120 और लेग्स है हमारे पास 340। आपसे पूछा गया है कि बताओ नंबर ऑफ काउस कितनी होंगी। एक फार्म है, कुछ हैन है कुछ काउ है, उसमें जो हेड काउंट है वो है 120 और जो लेग्स का काउंट है वो है 340। तो बताओ नंबर ऑफ काउस कितने रहे होंगे। ओके, तो 50 आ रहा है सभी का आंसर। तो कैसे करना, अगर आपसे कौ बोला गया है तो आप क्या मान के चलोगे 120 के 120 हेड किसके हैं जी हैन के हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 240 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं लेग्स कितनी है 340, तो माइनस कर दो 340, तो डिफरेंस आ गया लेग्स में 100 का, और डिवाइड किससे करोगे 2 से, और 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ लेग्स है पर एनिमल, ठीक है। तो आंसर आएगा 50, तो 50 काउज विल बी आंसर। ओके वेरी गुड, सबका 50 आया हुआ है आंसर। तो चलिए असाइनमेंट निकाल लो सभी, जो आपको मैंने असाइनमेंट दे रखी है फटाफट निकाल लो। और उस असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 मुझे करके दिखाओ। जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखी है वो असाइनमेंट निकालो और उसमें क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 करके दिखाओ जल्दी से। बेटा कोई और एनिमल बताओ जिसकी 3 लेग्स हो, कोई ऐसा जानवर आपकी नजर में जिसकी 3 लेग्स हो या 5 लेग्स हो। हाँ कॉकरोच की 6 होती है लेकिन कॉकरोच नहीं पूछेगा, ठीक है आपको। जयदीप भेजी हुई है मैंने असाइनमेंट ग्रुप में, आप डॉक्यूमेंट्स में जाके देखो एक बार, मैं एक बार फिर से भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है। लंगड़ा हॉर्स, बहुत बढ़िया भाई, पीसीएस लाइक क्वालिटी है ये आपकी। असाइनमेंट मैंने फिर से भेज दिया ग्रुप में, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास कि उसने क्या बोल दिया है कि 48 हमारे पास हेड हैं और 140 क्या लेग्स है, तो नंबर ऑफ हेन पूछा हुआ है। तो अगर आपसे हेन पूछा हुआ है तो आप क्या मान के चलोगे सारी की सारी काउस। तो अगर 48 हेड हमारे पास काउ के होंगे तो टोटल लेग्स आएंगी 192, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेग्स कितनी है 140,
तो 192 माइनस 140 ये कितना आएगा 52 और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 26। तो जो 35 का क्वेश्चन है वो क्या है 26 है। ऑलरेडी निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेड है 60 लेग से 160, तो बताओ कौ कितनी है। तो कौ पूछा हुआ है तो आप ये मान के चलोगे कि 60 के 60 जो हेड हैं वो किसके हैं, हेन के। तो 60 इंटू 2 120 आएगा और लेग्स कितनी है 160 है, तो डिफरेंस आया 40 का और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। तो 36 का आंसर होगा हमारे पास 20, ऑप्शन नंबर 3। तो गुड, तो सबने लगभग निकाल भी लिया है इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, जिससे हमने क्या सीखा है, एक कंसेप्ट सीखा है कि क्वेश्चन को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। 35 किसका आंसर है नितिन? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अ बैग कंटेन्स 20 रुपीज एंड 10 रुपी नोट्स। कि एक बैग है उसमें कुछ, एक सेकेंड, हाँ जी बोलो ध्रुव। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। गुड मॉर्निंग। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ? हाँ ऑप्शन से भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है हाँ जी। ऑप्शन से भी निकल जाता, कोई वो नहीं है। ठीक है जी। ठीक। हाँ नितिन बोलो। नितिन आपने भी है। चलो ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपको ये कह दिया कि अ बैग कंटेन्स 20 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल दिया कि टोटल जो वैल्यू है बैग में, जो टोटल मनी है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो है कुछ मान लो 8,000 रुपीज। टोटल वैल्यू मान लो 1000 रुपीज है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ नोट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो है मान लो कुछ 70। तो आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। फाइंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन का बेसिक आपको समझ तो आ ही गया होगा कि पूछा क्या हुआ है कि एक बैग है उसमें 20 रुपए के और 10 रुपए के नोट हैं। टोटल उनकी जो वैल्यू बनती है वो 1000 रुपीज है और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं हमारे पास 70 है। ठीक है, और आपको क्या बोला हुआ है कि बताओ 10 रुपए के कितने नोट रहे होंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही जो हेन एंड को में हमने सीखा था ना, वही कंसेप्ट फिर से लगाना है हमने। हम क्या मान के चलेंगे कि अगर आपसे 10 रुपए के नोट पूछा है तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो 70 नोट्स आपको गिवन है, ये 70 के 70 नोट्स किसके होंगे 20 रुपए के होंगे। ठीक है, अगर आपसे बोले कि बताओ 10 रुपए के कितने नोट हैं तो आप क्या मान के चलोगे कि ये जो 70 के 70 नोट्स हैं ये कितने के हैं 20 रुपए के हैं। ठीक है, जो पूछा गया हो उसका उल्टा लेके चलना हमेशा। तो कितने नोट बनेंगे, कितनी वैल्यू बन जाएगी टोटल 1400 रुपए। भाई 70 के 70 नोट अगर 20 रुपए के हो तो 1400 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000। वैल्यू कितनी है हमारे पास जी 1000 है। तो डिफरेंस कितने का आ गया 400 का। डिफरेंस कितने का आ गया 400 का। और डिवाइड किससे किया जाता है जी, डिवाइड किया जाता है डिफरेंस ऑफ नोट, डिफरेंस ऑफ वैल्यू पर नोट, डिफरेंस ऑफ वैल्यू पर नोट। जैसे पहले क्वेश्चंस में क्या था, डिफरेंस ऑफ लेग्स पर एनिमल था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वैल्यू पर नोट। तो एक 20 रुपए का नोट है, एक 10 रुपए का है, तो डिफरेंस कितने का 10 रुपए का है। तो डिवाइड किससे करोगे आप 10 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 40 नोट्स। और ये जो 40 नोट्स आएंगे ये किसके होंगे 10-10 रुपए के, क्योंकि आप 20 रुपए के मान के चले हो। समझ रहे हो ना।
क्लियर हो गया सभी को जी? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस तरीके से आ सकता है कि अ बैग कंटेन्स 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स। ठीक है, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो मान लो कुछ 6000 रुपीज है। टोटल वैल्यू बन गई उसके पास 6000 रुपीज, और जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स थे वो मान लो है कुछ 80। टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं? 80, सॉरी 80 नहीं, थोड़े टोटल नंबर ऑफ नोट है मान लो 70। तो आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। आपसे पूछा गया फाइंड 100 रुपी नोट्स। ठीक है, तो करके देखो इस क्वेश्चन को, मुझे आंसर बताइए फटाफट इसका क्या रहेगा। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बेटा देखो, अगर इक्वेशन से ही क्वेश्चन करने हैं तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? अभी तक तो रेशियो 2 बार खत्म कर देता मैं, अगर इक्वेशन से ही करने होते तो। एक चीज सीखो और उसको अलग अलग जगह पे यूज करो। आपको क्या लगता है रेशियो में 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं क्या? बस कम से कम 15-20 टाइप बनती हैं। ये भी तो अलग टाइप है ना, ये हैंड एंड काउ से तो अलग ही है। अगर इक्वेशन से करना हो तो ये हैंड एंड काउ से तो अलग ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन अलग तरीके से बनेगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक चीज सीखो, मतलब कि सीखो कम और उसकी इंप्लीमेंटेशन ज्यादा करो, अगर आप उसके लिए रेडी हो तो। क्योंकि जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी काफी वेराइटीज के क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आपका मान लो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। और कोशिश करो इक्वेशन कम से कम बनाने की। मैं भी बहुत कम इक्वेशन बनाता हूँ, इक्वेशन वहां बनाता हूँ यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं लगता बस। और वो ऐसे क्वेश्चन आपको 100 में से एक आधा मिलेगा बस, और जो कि थोड़ा हाई लेवल का होता है और आपके एग्जाम में उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो 50 आंसर आ रहा है आप सभी का। तो देखते हैं क्या है। 100 रुपी नोट की अगर बात कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे सारे के सारे 50 रुपीज के हैं। तो अगर 70 के 70 नोट 50 के आएंगे तो वैल्यू बनेगी 3500। क्वेश्चन कहता है वैल्यू है 6000 की, तो डिफरेंस आ गया 2500 का, और पर नोट कितने का डिफरेंस है? 50 का। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 नोट्स। आंसर आ जाएगा हमारे पास जी 50 नोट्स। वेरी गुड। चलिए अब असाइनमेंट में भी इसका एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए क्या रहेगा। ट्वेंटी और 30 में कंफ्यूज हो रहे हो सारे? ₹10 के नोट अगर पूछे तो मान के चलो सारे के सारे 20 रुपए के हैं, तो 50 नोट 20 रुपए के 1000 रुपीज। डिफरेंस आया 800 के साथ 200 का, और डिवाइड बाय 10 20। तो आंसर इसका होगा 20 इंस्टेड ऑफ 30। ठीक है, इसका आंसर होगा 20। चलिए नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा अलग दूंगा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप सभी उसका आंसर दो। ठीक है, इसका अगर आप आंसर दे रहे हो तो उसका भी आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए। एक पर्सन है, वो ना 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, एक पर्सन है, वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और उसको जो किराया लगता है, जो उसका फेयर है, वो बनता है मान लो 50 रुपीज। ठीक है, 80 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है और उसका फेयर कितना बनता है? 50 रुपीज। ठीक है, अब ये 50 रुपए कैसे बना कि कुछ टाइम वो गया बाई कैब। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि सम डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड बाय कैब।
कि कुछ डिस्टेंस उसने बाय कैब कवर करा, और जब वो बाय कैब जाता है तो उसको फेयर कितना पड़ता है, 1.5 रुपीज पर किलोमीटर, 1.5 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर करता है बाय कार, रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर करता है, किसी कार से डिस्टेंस कवर करता होगा, शायद अपनी कार से डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तो तब उसको कॉस्ट पड़ती है 50 पैसे पर किलोमीटर, तब उसको कॉस्ट पड़ता है 50 पैसे पर किलोमीटर। देखो फिर से क्वेश्चन देखो, एक पर्सन है 80 किलोमीटर जाता है और उसको कॉस्ट पड़ती है 50 रुपए, कुछ डिस्टेंस वो कवर करता है बाय कैब, और बाय कैब की कॉस्ट है 1.5 रुपीज पर किलोमीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर करता है, आरएम मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करता है वो बाय कार, और तब उसको कॉस्ट पड़ती है 50 पैसे पर किलोमीटर, 50 पैसे कह लो या फिर 0.5 रुपीज पर किलोमीटर कह लो, ठीक है। मैं 0.5 ही लिख देता हूं रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो बताओ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा बाय कार, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। कार से कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर उसने कार से किया होगा। आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव करेक्ट आंसर। तो चलिए देखिए कैसे करना है, आपसे क्या पूछा गया है। अब देखो ना, ये भी पहले जैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें क्या है कि कुछ टाइम कैब से गया, कुछ टाइम वो कार से गया, ठीक है। आपको बोला गया है कि बताओ कार से कितना डिस्टेंस कवर करा होगा उसने, आपसे पूछा गया है कि बताओ डिस्टेंस उसने बाय कार कितने किलोमीटर डिस्टेंस उसने बाय कार कवर करा है, ठीक है। तो अगर उसने कार का पूछा है तो आप क्या मान के चलोगे कि सारा का सारा डिस्टेंस उसने कैब से किया होगा, ठीक है। अगर कार का पूछा हुआ है तो आप क्या मान के चलोगे कि सारा का सारा डिस्टेंस उसने कैब से किया होगा। तो सारा डिस्टेंस कितना 80 है, तो 80 किलोमीटर अगर वो कैब से करेगा डिस्टेंस कवर, तो कितने पैसे लगेंगे उसके, 120 रुपए। भाई 1 किलोमीटर जाने के अगर 1.5 रुपए लग रहे हैं तो 80 किलोमीटर जाने के 120 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि किराया कितना लगता है उसका, 50 रुपए का, ठीक है। अगर वो सारा का सारा कैब से जाता तो कितने लग रहे थे, 120, लेकिन किराया कितना लगा है, 50 रुपए, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 70 का, 70 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर पर किलोमीटर देखा जाए, पर किलोमीटर अगर देखा जाए तो कितने रुपए का डिफरेंस है, कैब में है 1.5 रुपए, कार में है 0.5, तो 1 रुपए का डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। पर किलोमीटर कितने का डिफरेंस है, 1 रुपए का, तो डिवाइड किससे करोगे, 1 से, आंसर आएगा 70 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा हमारा 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना होगा, 70 किलोमीटर। तो लगभग सबका आंसर सही था, वेरी गुड। जिनका गलत था वो देख लो किस तरीके से करना है इसको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है, हैन एंड काउ की टाइप ही चल रही है अभी तक, ठीक है। कैसे कैसे वो क्वेश्चंस को बदल बदल के देता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम है, मान लो कोई, आप अपनी एग्जांपल ही ले लो, ठीक है। आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे मान लो 200, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 200 मार्क्स, ठीक है। एक आपने एग्जाम दिया जिसमें टोटल क्वेश्चंस थे 200 और मार्क्स भी कितने थे, 200 ही थे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद क्या होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग है
0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। ये इसकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। आपको क्या बोलेगा कि एक स्टूडेंट है, उसने सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए, ऑल अटेम्प्ट, ठीक है, सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है और उसके मार्क्स आते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स 140, मार्क्स आ जाते हैं उसके 140। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स। फाइंड नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। आपको क्या बोल दिया कि एक एग्जाम है, उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 या फिर 1/4 बोल देगा, एक ही बात है। सो एक स्टूडेंट है, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करता है और मार्क्स आते हैं 140। तो बताओ उसने गलत कितने किए होंगे। ये आप अपने ऊपर ही लेके चल पड़ो। ये आपने कोई एग्जाम दिया था जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, 200 में से आपके 140 नंबर आए हैं सारे अटेम्प्ट करने के बाद, और आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने रॉन्ग अटेम्प्ट हैं। जल्दी से आंसर दो फटाफट, जल्दी से बताइए कितने आपने गलत किए होंगे। क्वेश्चन को समझो पहले कि क्या कह रहा है वो। एक भी आंसर अभी तक सही नहीं आया है। अब खुद देखो ना, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जो आप आंसर दे रहे हो उसको वेरीफाई करके देखो। अगर आप 80 आंसर दे रहे हो कि 80 क्वेश्चन गलत करे हैं, तो बिना नेगेटिव मार्किंग के भी उसके 120 नंबर बनने थे। 80 नंबर तो सीधे कट गए ना, नेगेटिव मार्किंग तो भी की नहीं। अगर आप 80 आंसर दे रहे हो, सिंपल सी बात है ना, ये तो खुद समझो थोड़ा सा। अगर आप 120 आंसर दे रहे हो तो 120 का मतलब क्या है कि 120 48 राइट आंसर्स। चलो देखो, इसके भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा करने के। पहले तो वही एक चीज देखो, अगर आप मान लो सही क्वेश्चन करते हो, राइट अटेम्प्ट करते हो, तो 1 नंबर मिलेगा, यही है ना। अगर आप सही अटेम्प्ट करते हो तो कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। ऐसे अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो क्या होगा, आपको कितने नंबर मिलेंगे, 0.25, वो भी माइनस में, 0.25 वो भी माइनस में। क्लियर है। यानी कि कुल मिला के अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके टोटल कितने नंबर कट सकते हैं। कि देखो, जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसका 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा, प्लस ये जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है ये भी साथ में ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके नंबर कितने कटेंगे, 1.25। ये देखो, मान लो मैं आपको ये कहूं कि 10 क्वेश्चन थे, आपने 9 सही करे हैं और 1 गलत करा है, तो आपके नंबर कितने आएंगे। देखो, अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो नंबर आते 9, ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25। तो एक क्वेश्चन जो गलत करा है तो उसका 0.25 कटेगा कि नहीं, तो नंबर कितने आएंगे, 8.75। इसी तरीके से करते हैं हम, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने से नंबर कितने कटे हैं टोटल, 10 और 8.75 में कितने का डिफरेंस है, 1.25 का। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो कितने नंबर कटते हैं जी, 1.25। 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2.5 नंबर कटेंगे। समझ गए ना बात को, एक क्वेश्चन गलत करने पे कितने नंबर कटते हैं, 1.25। ठीक है। तो करना किस तरीके से है, देखो, मैं ये भी कह सकता हूं कि राइट का 1 नंबर मिलता है, रॉन्ग का -2 पॉइंट, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, माइनस करके डिफरेंस कितने का है, 1.25 का है, जितने नंबर कटते हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक है। तो करना किस तरीके से हमने, अगर आपसे पूछा गया है कि बताओ रॉन्ग अटेम्प्ट कितने हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे, सारे के सारे राइट करे हैं उसने। अगर उसने बोला है कि रॉन्ग अटेम्प्ट बताओ कितने हैं,
तो हम क्या मान के चलेंगे कि सारे के सारे उसने क्या किए होंगे, सही किए होंगे। तो अगर 200 के 200 क्वेश्चन को सही करता है तो उसके 200 नंबर आने चाहिए कि नहीं? अगर वो 200 के 200 सही करता है तो उसके 200 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए हैं? 140। मार्क्स कितने आए हैं उसके? 140। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 60 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पे जी? 60 का। समझ रहे हो बात को? और डिवाइड किससे करोगे आप? एक क्वेश्चन गलत करने से और एक क्वेश्चन सही करने पे कितने का डिफरेंस आता है नंबरों में? 1.25 का। डिवाइड किससे होता है? डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, तो सही क्वेश्चन का +1 है, गलत क्वेश्चन का -0.25 है, तो कितना बनेगा डिफरेंस? 1.25 का। इसको आप सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे? पॉइंट हटेगा तो इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये 12, तो आंसर आएगा 48। तो जिन जिन ने आंसर दिया है 48 उन सबका सही है। ठीक है, जिन जिन का आंसर 48 है उनका सही है, क्योंकि कुछ लोगों का 48 भी था, स्टार्टिंग में भी 48 था कुछ बच्चों का, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जो मैं पहले से करवाता आ रहा हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए कि ये भी है गाँव का ही एक ट्रिक है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है? देखो, दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं ऐसा करता हूँ, रेशो बना लेता हूँ क्वेश्चंस का और मार्क्स का। ठीक है, ये देखो आपसे बोला गया है कि रॉन्ग अटेम्प्ट कितने हैं, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, ये हो गए रॉन्ग अटेम्प्ट्स। ठीक है, रेशो बना लेता हूं मार्क्स के साथ, रॉन्ग अटेम्प्ट का रेशो बना लेता हूं मार्क्स के साथ, कि मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूं तो भाई नंबर कितने कट रहे हैं मेरे पास? 1.25, जो मैंने अभी आपको बताया था ना एग्जांपल देके, कि जब एक नंबर कटता है, जब एक क्वेश्चन गलत होता है, सर डिफरेंस कैसे आया? बच्चे देखो, एक क्वेश्चन सही करना और एक क्वेश्चन गलत करने में कितने का डिफरेंस होता है? सही करोगे तो +1 नंबर मिलेगा, एक नंबर प्लस होगा, अगर गलत करोगे तो -0.25 होगा। तो प्लस के 1 में और माइनस के 0.25 में कितने का डिफरेंस होता है? प्लस के 1 में और माइनस के 0.25 में कितने का डिफरेंस होता है? आप बताओ मुझे जरा फटाफट। बिल्कुल प्रिंस, मैं क्या कह रहा हूं आपको, प्रिंस और वैद दोनों आंसर दो। वैद वही है ना, लंगड़ा घोड़ा? मुझे ये बताओ एक बार कि प्लस के 1 में और माइनस के 0.25 में कितने का डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.25 माइनस के? इसमें कितने का डिफरेंस होता है? 0.75। डिफरेंस किसे बोलते हैं? माइनस को। तो माइनस करके देखना जरा कितना आएगा आंसर। 1 डिफरेंस माइनस का 0.25, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर कितना आएगा? 1.25। यार ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल प्लस माइनस है ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे। हाँ 1.25 है ना हमारे पास, तो ये 1/1.25 क्या है? डिफरेंस ऑफ क्वेश्चंस, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस है, तो वही तो डिवाइड करना होता है ना, हम वही तो डिवाइड करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या किया था? डिफरेंस ऑफ लेग्स पर एनिमल, फिर हमने क्या किया था? डिफरेंस ऑफ वैल्यू पर नोट, इस तरीके से। फिर बाद में अब हम ये कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन, सही और गलत में कितने का डिफरेंस है। दूसरा तरीका भी देख लो कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो नंबर कितने करते हैं? 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशो बना लेते हैं, ये जो पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे 00 आएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशो का तो पता ही है ना आपको। अब अगर आप और इसको कैंसिल आउट करोगे, चलो ये भी बता देता हूँ कैसे हुआ। ठीक है, ये जो 1.25 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 125/100, तो 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे बनेगा ये, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो। रेशो क्या बनी? 4:5। मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 5 नंबर कटेंगे, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 5 नंबर कटेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखो नंबर कितने कट रहे हैं? आने चाहिए थे 200, आए हैं 140। आने चाहिए थे आपके 200 नंबर, आने कितने चाहिए हमारे पास? 140। तो डिफरेंस कितने का है नंबरों में? 60 का। समझ गए बात को? तो इन 5 मार्क्स का डिफरेंस कितने का है? 60 का। मतलब ये जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है? 60 मार्क्स है। ठीक है, तो कब आएगा? मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। रॉन्ग अटेम्प्ट कितने होंगे? 48।
ठीक है। रॉन्ग अटेम्प्ट कितने होंगे हमारे पास जी? 48। क्लियर हो गया सभी को? इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये तरीका अगर मान लो नहीं भी ठीक लगा, क्योंकि आगे चल के काफी आपको और भी सीखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसे मल्टीप्लाई होता है इसके बाद अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा करो, इस चीज को बस लिख लो, क्योंकि आपको ये तो पता ही है ना कि रेशो कैसे बना है। आपको ये तो पता चली गया होगा 4:5 कैसे आया है, और आगे कंपेयर मैंने कैसे किया है ये आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। 12 12 कहां से आया ना, वही बता रहा हूँ। देखो 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 5 नंबर कटेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर कितने कटे हैं? 60। तो ये जो 5 हमारे पास मैंने लिखा है रेशियो में, जो 60 के बराबर है, 5 अगर 60 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? 12 के, है ना। 5 की वैल्यू अगर 60 है तो एक, देखो इस तरीके से है ना, 5 की वैल्यू अगर 60 आई है मेरे पास तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 12। 60/5 12, और 4 की वैल्यू निकाल लो, गलत क्वेश्चन निकालने, 4 की वैल्यू क्या रहेगी? 12 गुना 4 48। ठीक है, आगे बताता हूँ मनीषा मैं इसको कि किस तरीके से आया 12, ठीक है। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे ये टाइप खत्म होती है हैन एंड काउ वाली। इसमें मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चन बताए हैं। एक किलोमीटर वाला था, एक हैन एंड काउ का बेसिक था, एक क्वेश्चन जो था वो था अपना नोट्स वाला, रुपीज वाला, और एक ये वाला था मार्क्स वाला, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और भी कर लूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 वही है। अनमोल ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 4:5 प्रोपोर्शंस टू x/60। पर इतना लंबे चक्रों में मत पढ़ो, मैं इसका सिंपल एक वेरिएंट करवा दूंगा आपको, ठीक है। सिर्फ इसी के ही क्वेश्चन होते हैं, ये जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ना, ये सारे के सारे एक्चुअली में मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन का जब हम मेथड लगाते हैं ना तो वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, तो रेशो से काफी इजी निकल जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ रेशो से ही निकलेंगे, और मतलब यही तरीके से ही निकलते हैं, या फिर एलिगेशन से। और वैसे इसका कोई टॉपिक नहीं होता, ये वो क्वेश्चन होता है मिसलीनियस, इनको मिसलीनियस क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है जी। इनका कोई टॉपिक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन पूछा हो तो सारा मिटा दिया मैंने, आपने लेट पूछ लिया वैसे, चलो कोई बात नहीं। 200 क्वेश्चन थे, 140 नंबर थे, है ना। 1.25 नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि बताओ नंबर ऑफ राइट अटेम्प्ट कितने हैं उसके, ये भी देख लो। हाँ बिल्कुल, राइट अटेम्प्ट भी पूछ लेगा। वैसे तो 200 माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा, 200 माइनस 48 कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज देखो, अगर आपसे पूछे कि राइट अटेम्प्ट कितने, तो आप क्या मान के चलोगे कि सारे के सारे उसने गलत अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। आप क्या मान के चलोगे कि सारे के सारे उसने गलत अटेम्प्ट करे होंगे। अगर 200 के 200 वो गलत अटेम्प्ट करता है, एक क्वेश्चन पे कितने नंबर करते हैं? 0.25। एक क्वेश्चन अगर गलत करेगा तो कितने नंबर कटेंगे? 0.25। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 0.25। मैंने आपको बताया था ना कि राइट पे उसको +1 मिलता है, रॉन्ग पे उसको माइनस का 0.2 मिलता है, ठीक है। तो अगर वो 200 के 200 गलत करेगा तो नंबर कितने आएंगे उसके? -50, -50 नंबर आ जाएंगे उसके, ठीक है। पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आई थिंक, है ना। यूपीएससी में होती है। अगर आप सारे गलत करोगे तो आंसर आपके माइनस में आ जाएंगे। तो अगर 200 गलत करोगे तो आंसर आएंगे -50। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर कितने हैं उसके? 140 है, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस करता हूं -50 का 140 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 190 का। डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 190 का। और पर क्वेश्चन देखा जाए तो मार्क्स में कितने का डिफरेंस होता है? 1.25 का। डिवाइड किससे करोगे? 1.25 से। समझ गए ना बात को? डिवाइड किससे करोगे यहाँ पे? 1.25 से। तो ये जो पॉइंट हटेगा इंटू 100 होगा, इंटू 4 इंटू 5, और ये 38। तो 38 इंटू 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 38 इंटू 4 क्या होगा हमारा आंसर? 122 के अराउंड शायद इसका आंसर होगा। 4 5 30 या 90 और 24 800 का 32, हाँ इतना कि इसके अराउंड हमारा आंसर आ जाएगा।
हाँ 152 जितने भी होगा, 138 गुना 4 देख लो कि, हाँ सॉरी 40 चौके 160 और 8 माइनस कर दिया 152 आएगा, 48 माइनस हो जाएगा ना 200 में से, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए अब कोर रेशियो के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप कोर रेशियो के क्वेश्चंस पे चलेंगे अभी, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, कि मान लो आपको मैं कुछ वैल्यूज में दे दूं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कि मैं चैट कोई ना करे, क्योंकि मैं चैट नहीं पढ़ने वाला हूं अब आपकी। ठीक है, अब मैं आपकी चैट नहीं पढ़ने वाला, जितनी मर्जी करते रहो अगले 15-20 मिनट तक, जब तक मैं खुद क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। तो एक चीज समझना बात को, एक होती है वैल्यू, एक होती है रेशियो। रेशियो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये लीस्ट फॉर्म में कंपैरिजन, लीस्ट फॉर्म में कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, इनकी सैलरी की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इनकी सैलरीज की बात करते हैं, ठीक है। ए की सैलरी मान के चलते हैं कुछ 10,000 है, और बी की सैलरी मान के चलते हैं 20,000 है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताओ इसका लीस्ट फॉर्म में क्या कंपैरिजन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बना देंगे, ठीक है ना। और इसका रेशियो क्या बनेगा, 1:2, ठीक है। और जब इसका रेशियो बन जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा कि ए की सैलरी बी से क्या है, आधी है, कि ए की सैलरी बी से क्या है, आधी है, या फिर बी की सैलरी ए से क्या है, डबल है। यही है ना चीज हमारे पास, ठीक है। तो ये जो आपको रुपीज में गिवन होगा, या कोई वैल्यू में गिवन होगा, एज में गिवन होगा, है ना, केजी में गिवन होगा, ईयर्स में गिवन होगा, जो आपको प्रॉपर चीज कोई गिवन होगी उनको बोला जाता है वैल्यूज। जो आपको प्रॉपर चीज गिवन होगी उनको क्या बोला जाता है, वैल्यूज। और जब हम उनको कैंसिल करके उनकी लीस्ट फॉर्म में ले आते हैं, जब हम इनको कैंसिल करके उनको उनकी लीस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो उसको बोला जाता है रेशो, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, रेशो। देखो बहुत फर्क होता है वैल्यू और रेशो में। रेशो सिर्फ आपको एक लीस्ट फॉर्म में कंपैरिजन करवाएगा, ठीक है। रेशियो सिर्फ क्या करवाता है, लीस्ट फॉर्म में कंपैरिजन। आपको सिर्फ ये बता सकता है कि कौन ज्यादा है और कौन कम, लेकिन वो कितना है वो कौन बताएगा, हमेशा वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे एक्सपेंसेस आप सबसे डबल हैं, ठीक है, मान लो आपका नाम कुछ ए पर्सन है, मेरा नाम संदीप है, ठीक है, तो ऐसे और ये कर दिया, मैंने कहा कि मेरे एक्सपेंसेस आपसे डबल है, ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस आपसे डबल हैं, तो रेशियो 2:1 बन जाएगी, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरे एक्सपेंसेस डबल हैं। तो जब डबल होगा तो रेशियो 2:1 बन गई। तो मैंने क्या किया है, एक रेशियो बना दी, और रेशियो ने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया मेरे एक्सपेंसेस का और आपके एक्सपेंसेस का, कि आप कितना खर्चा करते हैं और मैं कितना करता हूँ। कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे देखेगा तो वो क्या कहेगा कि एस जो पर्सन है इसके एक्सपेंसेस ज्यादा है ए से, समझ रहे हो ना। एस के जो हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे वो डबल है ए से, ठीक है ना। लेकिन कितने हैं, वैल्यू में कितने हैं, कितना खर्चा होता है एक्चुअल में, वो नहीं वो बता पाएगा, क्योंकि रेशियो सिर्फ क्या बताती है, कंपैरिजन बताती है, ठीक है। लीस्ट वैल्यूज में वो सिर्फ कंपैरिजन बताती है कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, सिर्फ वो, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आपको किसका पता होना चाहिए, इन प्रॉपर वैल्यूज का, ठीक है। तो आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनमें हमने क्या सीखना है कि वैल्यू से रेशियो तक कैसे जाते हैं और रेशियो से वैल्यू तक कैसे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं ये आगे टॉपिक्स में काफी यूज होंगी, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में हमने सीखा था रेशियो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो रेशियो बनानी हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि जो हमने रेशियो बनाई थी उस रेशियो से वैल्यू तक कैसे जाया जाता है, ठीक है। तो वैल्यू तक कैसे जाते हैं वो हमने सीखना अब यहाँ पे। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे सबसे पहली चीज है कि अगर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और आपने अगर रेशियो बनानी है,
आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और आपने क्या करना है, कुछ उसका रेशो बनाना है। तो उसके लिए तो भाई हम हमेशा डिवाइड करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि मान लो ए की सैलरी अगर मान लो 500 रुपये है और बी की अगर 700 रुपये है, तो मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज हैं क्योंकि रुपीज में गिवन है, तो मुझे अगर इसका रेशियो बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अब डिवाइड किस तरीके से होगा कि अगर जहां पे एक जीरो कैंसिल किया है तो यहाँ भी एक जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरी जीरो कैंसिल करते हो तो यहाँ भी दूसरी जीरो कैंसिल होगी। मतलब अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों जगह 2 से डिवाइड करना है, अगर 3 से डिवाइड करते हो तो दोनों जगह 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। कर हम डिवाइड रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड क्या होगा, हमेशा ही कॉमन रहेगा, चाहे 2 वैल्यूज हो चाहे 3 वैल्यूज हो। मान लो अगर मैं ऐसे कह दूं a रेशो b रेशो c और 10 15 और 20 इस तरीके से है, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, मैं 5 से अगर डिवाइड करना चाहूं या फिर किसी भी पर्टिकुलर नंबर से अगर मुझे डिवाइड करना है तो मुझे तीनों को डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 15 को छोड़ के इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम क्या करेंगे, तीनों को बराबर एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 5 से डिवाइड करेंगे। अगर तो 5 से डिवाइड होता होगा तो ठीक है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो वही रेशियो है, ठीक है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि ए बी और सी है, 10 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 20 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 और 20 में कॉमन है तो 0 काट देते हैं, बाकी ऐसे लिख देंगे। अगर तीनों में कुछ कॉमन होगा तो कटेगा, अदरवाइज यही रेशियो है, यही लीस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। समझ गए बात को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। तो जब भी आपने वैल्यू से रेशियो तक जाना है तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड क्या होगा, हमेशा ही कॉमन होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसका रिवर्स देखो। अब अगर मान लो आपके पास रेशियो हो और आपने वैल्यू तक जाना हो तो फिर क्या करेंगे हम, देखो जी, अगर वैल्यू से रेशियो तक जाना हो तो डिवाइड करते हैं, वो भी कॉमन। सिमिलरली अगर रेशियो से वैल्यू तक जाना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लाई भी क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। ये मैं सिखाऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं, ये तो हमें पता ही है ना, सिंपल है। ये चीजें मैं सिखाने वाली है वो आपको अभी सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। रेशियो से वैल्यू तक जाना तो देखो, उल्टा चल रहे हो तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, और मल्टीप्लाई भी क्या करना है, मुझे कॉमन करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा ही कि रेशियो कभी भी इनिशियल वैल्यू नहीं होती है। रेशियो जो है वो कभी भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू नहीं होती है। थैंक यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत में कभी भी आपको रेशियो नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ये कहूं कि बताओ ए और बी का सैलरी का क्या रेशियो है, ए और बी का सैलरी का क्या रेशियो है, तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। हमें सैलरी का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इनकी सैलरीज का पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनिशियली हमें क्या पता होना चाहिए, वैल्यूज का, कि इनकी सैलरी कितनी है। अगर हमें इनकी सैलरी का पता होगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन चीजें सारी कट कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो पीछे बच जाएंगे, वो क्या होंगी, रेशियो होंगी, ठीक है ना। रेशियो होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन किनका, वैल्यूज का कंपैरिजन लिस्ट फॉर्म में, है ना। तो वैल्यूज गिवन होंगी तभी तो रेशियो निकलेगी कि नहीं, समझ रहे हो ना बात को। तो रेशियो कभी भी इनिशियली नहीं होती है, कुछ ना कुछ वैल्यूज में होगा पहले, तभी उसका रेशियो बनेगा, और उसी से फिर से दूसरी वैल्यूज निकलेंगी, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। मतलब कल को अगर मैं आपको ये कहूं कि ए और बी का सैलरी का रेशियो है 3:4, तो बताओ ए की सैलरी कितनी होगी। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि ए और बी का सैलरी का रेशियो है 3:4, और बताओ ए की सैलरी कितनी होगी, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूं कि मेरे एक्सपेंसेस आपसे डबल हैं, तो बताओ मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन आप कब बता सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। मैं आपको ये कह दूं कि मेरे एक्सपेंसेस आपसे डबल हैं और आपका एक्सपेंसेस कितना 1000 रुपए है, तो फिर आप बता दो कि मेरा कितना होगा, 2000 होगा, ठीक है ना। अगर मेरा डबल है और आपका 1000 है तो मेरा कितना हो जाएगा, 2000। मेरी वैल्यू कब निकलेगी, जब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू में गिवन होगा। अकेला रेशियो अगर गिवन हो तो हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं,
ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपको रेशियोज में सब कुछ गिवन होता है और फाइनली आपसे वैल्यू पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आपको रेशियोज में वैल्यू गिवन होती है कई बार और आपसे वैल्यू में पूछ लेता है और वैल्यू में कुछ गिवन भी नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं रखा है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया जी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो कि A रेशियो B है हमारे पास कुछ 3:5। A रेशियो B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3:5। ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद भी अगर डाउट होगा तो पूछना, पहले एग्जांपल में रिपीट करने के लिए मत कहना। और मान लो आपको A प्लस B की वैल्यू गिवन है कुछ 3200। A प्लस B की वैल्यू कितनी गिवन आपको 3200। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा कि बताओ A की वैल्यू क्या रही होगी, A की वैल्यू क्या रही होगी। अब एक चीज ध्यान से समझना कि आपको रेशियो गिवन थी A और B का और आपसे A की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो जब भी आपने वैल्यू निकालनी होगी, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ रेशियो में गिवन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ रेशियो में गिवन होना बहुत जरूरी, सॉरी वैल्यू में गिवन होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे वैल्यू में क्या गिवन है 3200। ठीक है, तो अब आपने पता क्या करना है, तरीका समझना करने का। आपने क्या करना है कि जो चीज आपको वैल्यू में गिवन होगा वही चीज आपने रेशियो में भी देखना है। ठीक है, जो चीज आपको वैल्यू में गिवन होगा वही चीज आपने रेशियो में देखना है। अगर वैल्यू में A प्लस बी गिवन है तो रेशियो में भी क्या देखोगे A प्लस बी। तो A प्लस बी कितना होगा रेशियो में 3 + 5 8। कितना होगा A प्लस बी कितना होगा 8 होगा, 3 + 5 8। ठीक है, अब ये जो 8 हमारे पास रेशियो में आया है, यही जो है हमारे पास 8, ये वैल्यू में किसके बराबर है 3200 के बराबर है। समझ रहे हो ना, यही 8 जो है ये वैल्यू में कितने को रिप्रेजेंट करता है 3200 को। क्लियर हो गया। तो देखो जी, अगर 8 की वैल्यू 3200 है तो 1 की वैल्यू क्या रही होगी 400। मानते हो कि नहीं, 8 की वैल्यू अगर 3200 है तो बच्चे 1 की वैल्यू क्या रही होगी 400। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 8 को अगर 3200 बनाना है, क्योंकि रेशियो में टोटल 8 है और वैल्यू में 3200 है, इस 8 की वैल्यू 3200 है, तो अगर इस 8 को मुझे 3200 बनाना है तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जी। तो आप क्या कहोगे कि भाई 400 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 गुना 400 कितना होता है जी 3200 होता है। ठीक है, तो जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यह हमेशा वैल्यू होती है 1 पार्ट की, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट। ठीक है, जैसे 8 की वैल्यू अगर 3200 है तो 1 की वैल्यू क्या रहेगी 400 रहेगी। ठीक है, और अभी हमने क्या सीखा था कि अगर रेशो से वैल्यू तक जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन, यही सीखा था ना। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 400 से हो रहा है तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे। तो A की वैल्यू आ जाएगी 1200 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000। A की वैल्यू आ जाएगी 1200 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000। हाँ जी, समझ आ गया होगा सभी को ये। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। जो चीज वैल्यू में गिवन है वही चीज पहले रेशो में देखनी है और उसी को ही आप वैल्यू के साथ कंपेयर करो और चेक करो किससे मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर को हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका। जैसे मान लो आपको ये कह देगा कि A रेशो B है हमारे पास कुछ 8:5। A रेशो भी दे दिया आपको 8:5। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह दिया कि A माइनस बी की वैल्यू है, A माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है उसमें कुछ 1800 और आपको क्या कह रहा है कि फाइंड B। तो बताओ B की वैल्यू क्या रही होगी। इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे कि आपको क्या गिवन है जी, आपको गिवन है A माइनस बी। ठीक है,
तो जो चीज आपको वैल्यू में गिवन होगी वही चीज हमने रेशो में देखनी है, ठीक है। जो चीज आपको वैल्यू में गिवन होगी वही चीज रेशो में देखनी है। अगर वैल्यू में गिवन है आपको 1800, तो रेशो में भी सॉरी वैल्यू में अगर आपको 1800 गिवन है a माइनस बी, तो रेशियो में भी क्या करोगे आप a माइनस बी। तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 होगा। और यही चीज आपको वैल्यू में कितना रिप्रेजेंट करती है, 1800 को। ये जो 3 रेशियो में है जी कितने को रिप्रेजेंट करता है जी, 1800 को, ठीक है जी। तो कब आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। तो b की वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई बाय 600 कर दो, तो आंसर आएगा हमारा 3000, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3000। समझ आ गया सभी को जी? एनीबडी रेज हिज हैंड? हाँ जी कहिए। किसी ने बात करनी है क्या मुझसे? हैंड रेज हो रहे थे आपके, आप प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको समझ आ गया। कमेंट करके प्लीज अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज। हेलो हाँ जी कहिए कहिए। सर, माइक ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ऑन रह गया जी मेरा। ओके यार खुद म्यूट कर लो यार उसको। ठीक है जी, ठीक है। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम पहले, ठीक है। आगे टाइप पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आपको ये समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए लिखो एक क्वेश्चन, कॉपी पेन आपके पास होगा, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो जरा। A is 12 1/2% more than B. A is 12 1/2% more than B, and B is and B is and B is 20% and B is 20% less than C, and B is 20% less than C. B is 20% less than C. Find value of A plus C if B is equal to 2400. Find value of A and C, A plus C if B is equal to 2400. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं यहां से फिर से कि A is 12 1/2% more than B and B is 20% less than C. Find value of A plus C if B is equal to 2400. अब ये बना एक प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर 3 days रेशियो का एक प्रॉपर क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास। तो जल्दी से इसका आंसर दो कि क्या आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर दो, इसका क्या रहेगा। फिफ्टी 700 लगभग सभी कह रहे हैं। देखो जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हो ना, सारे के सारे ट्राई करो क्वेश्चन को निकालने की। फाइनली मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आप भी ट्राई करो प्लीज।
ए प्लस सी 30, लगभग सबका 5700 है, कुछ 3300 कह रहे हैं, 2450 कह रहे हैं। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले तो बच्चे रेशो बनानी आनी चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। अब मैं दोबारा उस चीज को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी चीज कैसे आई है मैं दोबारा अब रिपीट नहीं करूंगा, जितना मर्जी पूछते रहना। पिछली क्लासेस को ध्यान से देखो। अब तो पहला क्या था कि a इज 12 1/2% मोर देन b, तो रेशो बनेगा 9:8। देन था b इज 20% लेस देन c, तो रेशो बनेगा 4:5। उसके बाद कंबाइन करना होगा रेशो को। कंबाइन करने के लिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटू 2। तो यहाँ पे a रेशो b रेशो c क्या होगा, 9:8:10। ये हमारे पास कंबाइन करने के बाद रेशो आ गया। अब ये वो वाला है चीज है, अब ये वो चीज है हमारे पास जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखी थी, इतने तक की रखा था। लेकिन क्वेश्चन तो आगे वैल्यू तक होता है। अब आपको बोला है कि b की वैल्यू कुछ गिवन आपको 2400 गिवन थी, कितनी थी, चलो मैं 2400 से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। b की वैल्यू 2400 आपको गिवन है, और आपको क्या बोला गया है कि बताओ a प्लस सी कितना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो चीज आपको वैल्यू में गिवन होती है वही चीज आपने रेशो में देखनी है बस, ठीक है। तो वैल्यू में आपको क्या गिवन है, 2400 b की वैल्यू, तो b रेशो में कितना है 8, और यही चीज वैल्यू में कितने को रिप्रेजेंट करती है, 2400 को, ठीक है। तो अगर 8 की वैल्यू 2400 है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 8 2400 बन जाए, ठीक है। या फिर 1 की वैल्यू क्या रही होगी, 300, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2700, क्योंकि 300 हर जगह मल्टीप्लाई होगा ना, रेशो क्या कहता है, कॉमन डिवाइड करो कॉमन मल्टीप्लाई करो। तो ये 2700 हो गया, और यहाँ पे 3000 हो गया। तो आंसर आ गया मेरे पास 2700 प्लस 3000 विच इज इक्वल टू 5700। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 5700। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। मुश्किल नहीं था कुछ भी, बहुत आसान चीज थी ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। 3 टाइम्स ऑफ a, 3 टाइम्स ऑफ a is equal to 4 times of c, is equal to 4 times of b. 3 times of a is equal to 4 times of b. नेक्स्ट लिखो, b is 14 2/7%, b is 14 2/7%, b is 14 2/7% less than c. b is 14 2/7% less than c. लिख लिया। फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, find value of a plus b plus c if c is equal to 4200। अगर c की वैल्यू 4200 है तो बताओ a प्लस b प्लस c की क्या रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लो, क्या क्वेश्चन क्या था, 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b। नेक्स्ट इज b इज 14 2/7% लेस देन c। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इफ c इज इक्वल टू 4200। वेरी गुड वेरी गुड, सभी आंसर निकालो एक बार, इसका क्या आएगा, जल्दी से आंसर निकालिए कि क्या आंसर रहेगा इसका। तो चलिए देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था कि 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू
4 टाइम्स ऑफ बी, तो रेशियो क्या बन गया ए रेशियो बी का 4:3। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोल दिया था कि B इज 14 2/7% लेस देन C, तो B और C का रेशियो क्या बना 6:7। सॉरी, B और C का रेशियो क्या बन गया यहाँ पे 6:7। उसके बाद क्या करना है मुझे, रेशियोज को कंबाइन करना होगा, तो कंबाइन करेंगे तो कैसे आएगा, कंबाइन करके इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा B की वैल्यू, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8:6:7। अब आपको क्या गिवन है कि C इज इक्वल टू 4200। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है वही चीज रेशियो में देखेंगे, तो C की वैल्यू 7 है और ये चीज कितनी गिवन है आपको 4200, तो कब आएगा मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, तो यहां भी मल्टीप्लाई बाय 600 कर लो 3600 रहेगा, यहां भी मल्टीप्लाई बाय 600 कर लो 4800 रहेगा। उसके बाद बस सिंपल आपने ऐड करना है, तो 4800 प्लस 4200 9000 हो गया, 9000 प्लस 3600 कितना हो गया 12600। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी 12600। ठीक है, 12600। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत हो गए ये क्वेश्चन बेसिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे किया था मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड टाइप आएगी क्वेश्चंस की। अब डिफरेंस सेम आ जाए या फिर डिफरेंट भी आ जाए तो कैसे करना है वो ध्यान से देखना। अब डिफरेंस सेम हो या फिर डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो कैसे क्वेश्चन होते हैं। ये एक्चुअली ये कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कहेगा कि नंबर या तो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, कोई दो नंबर्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करवाएगा वो आपसे। ठीक है, कोई दो नंबर होंगे उनको या तो वो इंक्रीज करवाएगा या फिर क्या करवाएगा डिक्रीज करवाएगा। ठीक है जी, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपको पहले लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की क्या होती है। आपको कह देगा कि दो नंबर है A रेशो B है, कोई दो नंबर है और वो किस रेशो में है, मान लो कुछ 3:4 में। कोई दो नंबर है मेरे पास A और B और वो किस रेशो में है 3:4 में। आगे आपको क्या कह देगा कि इफ both numbers are increased by 15, अगर मैं दोनों नंबर्स को इंक्रीज कर दूं 15 से, देन their ratio becomes 4:5। then their ratio becomes 4:5। मतलब two numbers A and B are in ratio 3:4, if both numbers are increased by 15 then their ratio becomes 4:5। तो आपसे पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ A, फाइंड वैल्यू ऑफ A। ठीक है, अब क्या होता है कि एक इक्वेशन बनेगी जो पूरी की पूरी टाइप को कवर करेगी। ठीक है, आपने बस देखना है कि बनानी किस तरीके से होती है। ठीक है ना, अब करना क्या होता है, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है A की, और A कहां पे है यहाँ पे। ठीक है, A कहां पे यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो दो रेशियोज गिवन है, एक 3:4 है और एक 4:5 है। ठीक है, इनिशियली रेशियो क्या थी हमारे पास 3:4। ठीक है, और फाइनल में रेशियो क्या बनी है हमारे पास जी 4:5। लेकिन जब फाइनल रेशियो जब बनती है ना तो क्या लगता है, इफ अगर दो नंबर इंक्रीज होंगे, दोनों नंबर सेम इंक्रीज होंगे, तब जाके रेशियो कितनी बनेगी हमारे पास 4:5। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि क्या बोला उसने कि अगर दोनों नंबर इंक्रीज होंगे तो। ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। ठीक है जी, जहां भी इफ से बात शुरू होती है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि आपकी हाइट जो है वो 6 फीट है, और अगर आपकी हाइट 2 फुट और बढ़ जाए तो आप कितने हो जाओगे 8 फुट की, ऐसे मैंने एक बोल दिया, तो बताओ आपकी हाइट कितनी है, तो आप अपनी हाइट तो 6 फुट ही बताओगे ना। 8 फुट तो तब होगी ना जब 2 फुट इंक्रीज हो जाएगा, जब इफ लगेगा। ठीक है, तो आपसे जो वैल्यू पूछी हुई है एक ही, वो एक्चुअल में इस चीज की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो जिस चीज की आपसे वैल्यू पूछी होगी
उसके साथ आपने x जोड़ना है बस। एक छोटी सी इक्वेशन और सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। जिस चीज की आपसे वैल्यू पूछी होगी उसी रेशो के साथ आपने क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, ठीक है। अब देखो जी, पहले वैल्यू थी 3x a की और b की कितनी थी 4x। फिर दोनों नंबर्स को कितने से इंक्रीज किया उसने, 15 से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये जो a और b है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं a डिवाइड बाई b, क्योंकि मुझे पता है रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। a डिवाइड बाई b, तो a की वैल्यू आ गई 3x और b की वैल्यू कितनी आ गई 4x। फिर दोनों नंबर्स को मैंने क्या किया, 15 से इंक्रीज किया, तो मतलब इसमें भी प्लस कर दो 15 और इसमें भी प्लस कर दो 15। समझ रहे हो ना, इसमें भी प्लस 15 कर दिया और इसमें भी प्लस क्या कर दिया मैंने, 15 कर दिया। तो इतना करने के बाद रेशो क्या बनती है, 4:5। मतलब a की वैल्यू बन जाती है रेशो में 4 और b की कितनी बन जाती है 5, ठीक है। तो a की इंक्रीज करने के बाद a की वैल्यू रेशो में बनती है 4 और b की कितनी बन जाती है 5। यही चीज है ना हमारे पास। तो एक ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। उसके बाद सिंपली हमने x की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, यहां से देखो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15x प्लस 75 इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 16x प्लस 60, ठीक है जी। तो भाई 15 इधर चला जाएगा 60 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 15 बन जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या बन जाएगी 15। तो यहाँ पे आप 15 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो a की वैल्यू 45 आएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 आ जाएगी। मैं कह रहा हूं जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बस इस तरीके से आपने एक इक्वेशन बनानी है, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं काफी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं इसके, ठीक है। a की वैल्यू 45 आएगी, 3 × 15 कितना होता है 45। b की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। ये जो रेशो होती है ना, ये फाइनल रेशो, ये कब बनती है, जब इंक्रीज होगा तो। इफ लगा हुआ बच्चे, हुआ नहीं है इंक्रीज, अगर होगा तो इतना हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि बताओ a की वैल्यू क्या है, आपको ये नहीं कहा है कि इंक्रीज होने के बाद a की वैल्यू क्या रहेगी। समझ गए ना बात को। तो a की वैल्यू सिंपल पूछा हुआ है तो आंसर आएगा 45। क्लियर। एक हेलो और क्वेश्चन देखो। हेलो हेलो, सर ऑडिबल है जी भाई? हाँ जी, सर ऑडिबल है जी? मैं समझा नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, हाँ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਪਲੱਸ 15 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ 3r ਪਲੱਸ 15 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4r, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 1r 15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1 ਰੇਸ਼ੋ 15 ਦੇ ਬਰਾबर ਆ ਗਈ। हाँ वो भी है, वही देखो ये जो x मैंने करा ना तो यहाँ क्या पे, आप ऊपरला ये एक्चुअली कंपेयर में कर 1 को लें? रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी। हाँ, ये जो x है ना, ये एक्चुअली में 1 रेशो को रिप्रेजेंट करता है, 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये वही है चीज। ठीक है, मतलब अलग-अलग भी ले सकते हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ जल्दी हो रहा है। हाँ हाँ, उसके साथ भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें फिर बहुत चीजें सीखने पड़ेंगी आपको, जैसे कि डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों का। जैसे 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है और 4 और 5 में भी 1 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। और कई बार क्या होता है रेशियोज में ये डिफरेंस सेम नहीं होता, तो फिर हाँ वो सर, चीज जिਵੇਂ गलत हो जाएगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰਲਸ ਬॉयਜ਼ ਉਹ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ। सर इतनी दूर मत जाओ, अभी मैं आपको दूंगा क्वेश्चन करने के लिए वो वाले। ठीक है जी, आप थैंक यू ज्यादा सर। दूर चले गए, चलो ठीक है, म्यूट कर लेना आपने उसको। थैंक यू सर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और। मान लो इस तरीके से आ जाए हमारे पास कि a और b है और इनका रेशियो है मान लो 3:1, ठीक है। और अगर मैं दोनों नंबर्स को इंक्रीज करता हूं, इंक्रीज बोथ बाय 20, तो इनका जो रेशियो है ना वो बन जाता है जी 2:1। इनका रेशियो क्या बन जाता है 2:1। पहले रेशियो 3:1 है। अगर मैं इफ, हमेशा इफ से शुरू होगा, याद रखना, ठीक है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को 20 से इंक्रीज करता हूं तो रेशियो क्या बन जाता है 2:1। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। आपसे पूछा गया है कि बताओ a की वैल्यू क्या रही होगी और b की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट।
बिल्कुल सही, सबने आंसर दे दिया है। इक्वेशन बनानी है, देखो ए और बी की वैल्यू पूछी तो एक्स एक्स मान लिया, तो 3x प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 2/1, ये बनेगी इक्वेशन। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आ जाएगी, और यहाँ पे 20 करोगे तो a की वैल्यू 60 होगी और b की वैल्यू 20 रहेगी। तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब चलो असाइनमेंट पे आ जाते हैं एक बार। असाइनमेंट पे आ जाओ एक बार। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, क्वेश्चन नंबर 22 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 23 करना है। क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। तो 22 का आंसर आ गया होगा आपका 6। ठीक है, और 23 का आंसर क्या होगा, देखो ये एजिस का क्वेश्चन है तो कोई इशू नहीं है, एजिस के सारे क्वेश्चन इसी से ही निकलेंगे। एजिस का जो जितने भी लगभग क्वेश्चन होते हैं ना 70 to 80% वो इसी से निकलेंगे, मैं यही कहूंगा, आपको टेंशन मत लेना। कैसे होगा, देखो आपको क्या बोल दिया उसने कि जो प्रेजेंट एजिस है, जो प्रेजेंट एज है हमारे पास मोना और विकास की, वो 9:10 है। ठीक है, और बाद में ये शायद 11:12 हो जाती है। ठीक है, बाद में रेशो कितनी हो जाती है, 11:12, 4 साल बाद, 4 years आफ्टर। ठीक है, अब देखो 4 साल बाद क्या होगा, मोना की एज भी 4 साल बढ़ेगी, विकास की भी 4 साल बढ़ेगी। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ डिफरेंस क्या रहेगा इनकी एजेस में। सिंपल डिफरेंस पूछा हुआ आपसे, तो क्या करना कैसे, एजेस निकाल लेते हैं, एक्स एक्स मान लो, तो मोना ओवर विकास कर लो, तो 9x प्लस 4 डिवाइड बाय 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/12, यही बनेगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और 48, और इधर क्या आएगा हमारे पास 110 और 44, यही बनेगा ना। अब ये चीज इधर आ जाएगी और ये चीज उधर चली जाएगी, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 2 आएगी, 11 इंटू 4 44, हाँ बिल्कुल, तो 2x इज इक्वल टू 4 होगा, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी एज निकल आएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इनके डिफरेंस क्या रहेगा एजेस में, तो डिफरेंस आपका इजीली निकाल सकते हो आप। कितना, 6 ही आया ना इसका आंसर भी, 4 साल बाद इनकी एजेस में डिफरेंस क्या, यही आया ना इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 6 नहीं सॉरी, इसका 2 आया होगा ना आपका, x की वैल्यू 2 आई है, तो इसकी 18 साल होगी और इसकी 20 साल होगी, तो डिफरेंस ऑफ एजेस कितना आया होगा, 20 इयर्स का। आपसे पूछा गया हुआ इस क्वेश्चन में कि बताओ इसमें मोना की प्रेजेंट एज क्या है, तो मोना की एज क्या रहेगी यहाँ पे 18 इयर्स। डिफरेंस पूछ ले तो 2 साल, मोना की एज पूछे 18 साल, विकास की पूछ ले 20 साल। अच्छा मैं डिफरेंस निकाल रहा था, कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन है इसमें एजिस का, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखना एक बार, ये भी एजिस का क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। आपको क्या बोल दिया, मैन सेज वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन 5 years ago एंड इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन आफ्टर 3 years। कि भाई 5 गुना एक मैन उसके अपने बेटे के साथ रेशो है, मतलब 5 गुना एज है, लेकिन वो 5 साल पहले थी, लेकिन 3 गुना हो जाएगी 3 साल बाद। तो बताओ प्रेजेंट जो एजिस है उनका रेशो क्या रहा होगा। जैसे कि पहले अगर हम 5 years ago की बात करें, 5 years ago, तो मैन और उसका सन क्या रेशो बन रहा था, 5:1, 5 टाइम्स है तो 5:1 बनेगा। ठीक है,
आगे उसने क्या बोला था, 3 years आफ्टर, 3 years आफ्टर रेशो क्या बना, 3:1। ठीक है। अब एक चीज जो आपको समझनी है कि 5 साल पहले और 3 साल बाद इनकी एज कितना इंक्रीज हुई होगी, 8 साल इंक्रीज हुई होगी कि नहीं, इन दोनों की एज कितना इंक्रीज हुई होगी, 8 साल। 5 साल पहले की आप अपनी एज देख लो ना, आपकी प्रेजेंट एज अभी जितनी भी है उससे 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, और आज से 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, उसमें डिफरेंस कितने का होगा, हमेशा 8 इयर्स का। ठीक है, कितना डिफरेंस होगा, 8 इयर्स का। जैसे मान लो आप में से अगर किसी की एज 25 साल है तो 5 साल पहले 20 रही होगी और 3 साल बाद 28 हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना, 8 साल का। तो 5 साल पहले और 3 साल बाद में 8 साल इंक्रीज होगी आपकी एज। ठीक है, तो करना कैसे है, इसको एक्स एक्स मान लो, तो मैन की एज मैन अपॉन सन करेंगे अब हम, तो 5x और 8 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, 8 साल यहाँ पे बढ़ रही है कि नहीं, क्लियर है। उसके बाद सन की बात करें तो वो x है प्लस 8 कर देंगे, और जब 8 साल एज बढ़ी तो उसके बाद रेशो क्या बना था, 3:1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3/1। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो निकालो x की वैल्यू, 5x + 8 प्लस इज इक्वल टू 3x + 24, तो ये इधर आ जाएगा तो 2x, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 16, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 8। तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी, यानी कि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैन की एज आ जाएगी 40 और सन की कितनी आ जाएगी, 8। मैन की एज 40 आएगी, सन की कितनी आ जाएगी, 8। लेकिन ये जो एज हमारे पास आएगी ये आएगी 5 साल पहले की, क्योंकि रेशो किसकी है, 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले मैन की एज अगर 40 है तो अब कितनी रही होगी, 45। ठीक है, सिमिलरली सन की एज अगर 8 है तो अभी कितनी रही होगी, 13। तो रेशो क्या बनेगी मैन और सन का, 45:13। आंसर क्या रहेगा इसका, 45:13। हाँ जी, समझ आ गया सभी को ये, हाँ जी समझ आ गया आपको। हमने एजिस के क्वेश्चंस भी कर लिए इसमें थोड़े बहुत, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। गुड। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 24th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है कि आपको बोल दिया कि ए और बी का इनकम का रेशियो है, ए और बी कोई दो लोग हैं और उनका इनकम का रेशियो है 2:3, और एक्सपेंसेस का रेशियो है मान लो 5:9 था, और सेविंग्स की बात करें 600 ईच। आपसे क्या पूछा हुआ है, इनकम पूछी हुई है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, इनकम पूछी हुई है। ठीक है जी। अब यहां भी देखो, क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एक फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, सॉरी इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जितना आप कमाते हो उसमें से अगर आप अपनी सेविंग्स को माइनस कर दो तो जो पीछे बचेगा वो क्या होगा, आपका खर्चा होगा। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है जी। अगर आपसे पूछा हुआ है कि बताओ ए और बी की इनकम्स क्या है, ए और बी की इनकम पूछा है ना, तो जो चीज आपको पूछी हुई है उसी को एक्स मानना आपने। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, इनकम कितनी है, एक ही ए अपॉन बी करके चलेंगे। ए की इनकम है हमारे पास 2x, सेविंग्स माइनस कर देंगे 600, और बी की इनकम है 3x और सेविंग माइनस कर देंगे 600, और सेविंग माइनस करने के बाद क्या बनता है, ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है हमारे पास, 5/9। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है हमारे पास जी, 5/9। उसके बाद बस सॉल्व करना है इसको, 18x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400, 15x माइनस यहाँ पे 3000, यही बनेगा ना। अब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 18x माइनस 15x कितना होता है, 3x, ये प्लस का 5400 है, कितना बनेगा 2400, x इज इक्वल टू 800। तो x की वैल्यू आपके पास 800 आ चुकी है, तो यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 800 मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू 1600, b की वैल्यू 2400। समझ आ गया होगा सभी को कैसे करना है। ठीक है जी, बिल्कुल आंसर आपके सबके सही आ रहे हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है,
अगर क्लियर हो चुका है तो क्या एक क्वेश्चन मैं दूं करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट? हाँ जी, क्या मैं एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो? रेडी हो? ओके, तो चलिए लिखिए क्वेश्चन एक। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी is 2:1. The ratio of the incomes of A and B is 2:1, and ratio of their expenses is 5:3, and ratio of their expenses is 5:3. A saves 4,000. A saves 4,000 and B saves 1,000 rupees. A saves 4,000 and B saves 1,000 rupees. Then find income of A and B respectively. Find incomes of A and B respectively. अब की बार सेविंग्स अलग अलग होगी, पहले सेविंग की थी, अब सेविंग क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा। वेरी गुड। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली बोला है, ऐड करने के लिए नहीं बोला उनको, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा 14,000 एंड 7,000, जो कि मुझे कमेंट्स में दिख रहा है, ठीक है, पक्का नहीं है लेकिन चेक करते हैं अभी। इस तरीके से है कि ए की इनकम का रेशियो 2:1, एक्सपेंसेस का रेशियो 5:3, सेविंग 4,000 एंड 1,000। तो ए बाई बी जब हम करेंगे तो एक्स एक्स लगेगा यहाँ पे, तो 2x माइनस 4,000 डिवाइड बाई x माइनस 1,000 इज इक्वल टू 5/3, यही बनेगा। तो क्या आ जाएगा आगे, 6x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 5x माइनस 5,000। तो x की वैल्यू 7,000 आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 7,000 होगी तो a की इनकम आ जाएगी 14,000 और b की आ जाएगी 7,000। तो a की इनकम आ जाएगी हमारे पास 14,000 और b का आ जाएगा 7,000। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, असाइनमेंट में क्वेश्चन है एक आपका, क्वेश्चन नंबर 26 देखो एक बार। अब ये सारे क्वेश्चन देखो एक ही तरीके के हैं, ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कोई इंक्रीज हो रहा हो, कुछ डिक्रीज हो रहा हो, कुछ कांस्टेंट रह रहा हो, लेकिन लैंग्वेज लगभग सबकी सेम ही होगी। तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो एक बार इसको, कि द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है स्कूल में 3:2। आगे क्या बोल दिया उसने कि व्हेन 6 मोर गर्ल्स ज्वाइन दिस रेशियो बिकम 6:7। कि अगर मान लो 6 गर्ल्स और ज्वाइन करती हैं तो रेशियो क्या हो जाती है, 6:7। तो आपसे बोला गया कि बताओ हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इस क्वेश्चन में बॉयज को इंक्रीज करने के लिए नहीं बोला उसने सिर्फ गर्ल्स को इंक्रीज करने के लिए बोला है, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स का पहले रेशियो था 3:2, बाद में हो गया 6:7। आई होप ऐसे ही होगा क्वेश्चन, पहले था 3:2, बाद में हो गया 6:7। कब, जब 6 गर्ल्स ने इंक्रीज करा, 6 गर्ल्स ने इंक्रीज करा तो रेशियो क्या हो गया, 6:7। आपसे पूछा गया बॉयज कितने रहे होंगे, तो बॉयज पूछा है तो x मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बॉयज ओवर गर्ल्स कर देंगे। यहाँ पे बॉयज का आ जाएगा 3x डिवाइड बाय गर्ल्स का आ जाएगा 2x प्लस 6। बॉयज अगर इंक्रीज नहीं हुए हैं तो उनमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। और गर्ल्स की बात करें तो 2x प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कितना आंसर आएगा हमारे पास, 6/7। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21x इज इक्वल टू 12x प्लस 36, ठीक है जी। माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू
4, यहाँ पे 4 आ जाएगा तो इंटू 4 कर दो, बॉयज कितने हो जाएंगे 12। हाँ जी बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी वो कहेगा बस उसकी बात मानते जाना आपने, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा सभी को ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से करके दिखाओ, शाबाश। वेरी गुड, 1200 आ रहा आंसर सभी का, बहुत अच्छी बात है। यही बना होगा इक्वेशन आपका कुछ, डिवाइड बाय 6/7। अगर आपकी ये इक्वेशन बनी है तो 1200 आपका बिल्कुल सही आंसर है। बेटा हमेशा ही प्रीवियस वाली पूछेगा, प्रेजेंट तो है ही नहीं ना कुछ भी। आप क्वेश्चन समझो तो सही, कह रहा है वो, क्वेश्चन को पढ़ो तो सही आगे। कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है, और जब 100 गर्ल्स इंक्रीज होगी ना तो रेशियो क्या बनेगी 6:7। तो बताओ बॉयज कितने हैं स्कूल में, जब बढ़ जाएंगी ना तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना, कि मान लो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी हाइट 6 फीट है, आपको मैं कहूँगी अगर आपकी हाइट 2 फुट और बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी, 8 फुट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूंगी बताओ आपकी हाइट कितनी है, तो क्या आंसर दोगे, 6 फीट ही दोगे कि नहीं। ओके लीव करा है तो माइनस होगा, ठीक है, वो मैंने देख लिया था, मैं ऐसे डाउट क्लियर कर रहा था पहले। हाँ बिल्कुल 5x - 100 होगा, तो ये रेशो रहेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज है, अगर मान लो माइनस की जगह प्लस कर दोगे ना तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, आपको सोल्व करते टाइम ही आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलती कर दी है। अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे ना तो अगले स्टेप में आपका आंसर माइनस में आने लग जाएगा, माइनस में जब आंसर आता है तो कुछ ना कुछ गलती होती है पक्का, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, लास्ट है बस, ये लास्ट आई पे बस, उसके बाद खत्म है रेशो आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है वो हमसे, कि इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशो इज टू बी 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड टू। ठीक है, देखो इफ लगा होता है हर बार क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी आप आंसर इसका निकाल लोगे, देखो अगर आपने जितना हमने रेशो पढ़ लिया है ना, ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर वो आप में ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली आंसर आने शुरू हो जाएंगे, और आने शुरू भी हो चुके हैं ऑलरेडी। चलिए देखो क्या कह रहा है वो आपको, कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1 और मुझे इसको 1:2 करना है, तो बताओ कितना वाटर ऐड करें। और मिल्क आपको गिवन है, तो सॉरी मिक्सचर आपको गिवन है 60, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब भी आपको कोई वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, तो जो चीज आपको वैल्यू में गिवन होगा वही चीज आपने रेशियो में देखना है, सबसे पहली बात तो वही है, ठीक है। तो वैल्यू में क्या गिवन है आपको 60 लीटर मिक्सचर, तो रेशियो में भी क्या देखोगे आप, मिक्सचर देखोगे। और मिक्सचर क्या होता है जी, मिल्क प्लस वाटर, यही तो बनाएगा ना मिक्सचर। तो इसकी वैल्यू 60 है, तो इंटू 20 करोगे तो इंटू 20 तो मिल्क है हमारे पास 40 लीटर और वाटर है जी 20 लीटर, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि बताओ कितना वाटर ऐड करूं, कितना वाटर और ऐड करूं कि रेशियो क्या बन जाए 1:2। रेशियो चाहिए मुझे अब मिल्क और वाटर की 1:2, तो बताओ कितना मिल्क कितना वाटर और ऐड करूं, ठीक है। अब देखो वाटर ऐड करने के लिए कह रहा है, ध्यान से सुनना सारे, वाटर ऐड करने के लिए कह रहा है तो मिल्क क्या रहेगा सेम, मिल्क को तो नहीं ना ऐड करना, मतलब इस 1 की वैल्यू क्या है 40 ही रहेगी,
तो अगर 1 की वैल्यू भाई 40 है तो 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो 1:2 बनेगा ना। ठीक है, अगर मान लो 1 की वैल्यू 40 है और मिल्क हमने चेंज नहीं करना है, तो 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 80। ठीक है, मतलब मुझे उस मिक्सचर में 80 लीटर क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो 20 लीटर तो पहले से ही है, तो फर्दर कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 60 लीटर। फर्दर कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 60 लीटर। हाँ जी, अब बताओ समझ आ गया सभी को, 60 ही आंसर होगा इसका। एक बार यस और नो में आंसर दे दो, समझ आ गया सभी को। मिक्सचर गिवन था तो मैंने वैल्यूज निकाल ली कि मिल्क 40 है और वाटर 20 है। ठीक है, और फिर आपको बोला गया था कि इनकी रेशो 1:2 करनी है। ठीक है, अब ये जो 1:2 आप मिल्क और वाटर की रेशो करोगे तो मिल्क की वैल्यू तो 1 है ना 40 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 2 की तो 80 होनी चाहिए। ठीक है, तो जाने कि मुझे 80 लीटर क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो 20 पहले से है, 80 चाहिए, तो कितना ऐड होगा, 60। ठीक है, कितना ऐड हो जाएगा ये, 60। रिपीट भी कर दिया मैंने, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब ऐसा करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाओ मुझे। अब आपको एक चीज बता दूं, असाइनमेंट में ना मैं देख रहा था अभी कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से रेशो वाले नहीं है, अलग है। एक क्वेश्चन गलती से अलजेब्रा का डाल दिया है और 2-3 क्वेश्चन जो कोर मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में अगर जब मैं आपके डाउट लूंगा सारे के सारे, और उसमें मैं आपको बताता रहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन हमें छोड़ना है। जैसे अभी मेरे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 एंड 45। तो 45 और 46 अलजेब्रा के क्वेश्चन है, बाई मिस्टेक असाइनमेंट में आ चुके हैं, तो आप इनको स्किप कर देना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। आंसर काफी लोगों ने निकाल दिया और सबका सही है, बिल्कुल वेरी गुड। अब 32 में क्या करना है कि एक मिक्सचर है 2:3 में और टोटल वो है 100 लीटर, यही है ना क्वेश्चन। तो 100 बनाने के लिए इंटू 20 करा, तो मिल्क और वाटर का हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं कि मिल्क है जी 40 लीटर और वाटर है जी 60 लीटर। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब आपको क्या बोला गया है कि बताओ कितना वाटर हम और ऐड करें कि रेशो क्या बन जाए हमारे पास, 1:2। इसको मुझे 1:2 बनाना है फिर से। ठीक है, तो वाटर ऐड करने के लिए कहा है तो मिल्क तो सेम ही रहेगा, मिल्क अभी भी 40 है, तो इस 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 80 लीटर। सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा लग रहा है जी। ठीक है, तो कितना वाटर ऐड होगा अब हमारे पास जी, 20 लीटर। कितना वाटर ऐड होगा जी, 20 लीटर। क्लियर हो गया सभी को जी। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफी क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे हैं क्लास के अंदर, मेरे ख्याल से लगभग लमसम हमने 50 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। ठीक है, अब असाइनमेंट में 38 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। आपका काम पता क्या है कि जो 46 क्वेश्चन था उसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, या फिर ये कह लो कि 1 से लेकर 70 तक सारे करने हैं आपने फिर से एक बार, और जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का एक आधा डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन की आप फोटो भेज दो या क्वेश्चन लिख के भेज दो, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, कहां तक करने का है, सारे करने हैं जी, सारे A to Z, जितने असाइनमेंट में क्वेश्चन है ना वो सारे। हाँ जी बिल्कुल, कल भी क्वांट की ही क्लास है। आप उसमें हो ना ग्रुप में, तो ग्रुप में देखना एक जगह एडमिन पे मेरा नंबर होगा कोई। ठीक है, अदरवाइज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अपना नंबर 8360285528। और प्लीज थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना। ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास होती है तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है, तो रात को उसी टाइम तक ही आप थोड़ा सा है ना 10 बजे तक ही मैसेज करना, ज्यादा लेट मत करना, ये थोड़ा ध्यान रखना बस। ये नंबर है मेरा 8360285528।
कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर देना, कोई इशू नहीं है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।